हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास पार्ट 3 का, जो कि 8वीं कक्षा के लिए उपयोगी है। ग्रामीण क्षेत्र पर प्रशासन चलाना। इसको हम वर्कशीट के माध्यम से समझेंगे। SCERT द्वारा जो वर्कशीट्स आती थी उसी की एक किताब का संकलन किया गया है SCERT ने। उसी में से हम आज चर्चा करेंगे और सीखेंगे इस पाठ को। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। शिक्षम अधिगम। विद्यार्थी समझ पाएंगे और देश के विभिन्न क्षेत्रों में औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव में अंतर बता पाएंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक सवाल है। क्या आप सभी और कभी किसी साप्ताहिक बाजार में गए हैं? यदि हाँ, तो आपने वहाँ से क्या क्या खरीदा? आप मॉल से ज़्यादा साप्ताहिक बाज़ारों में जाना क्यों पसंद करते हैं? तो सभी के आसपास साप्ताहिक बाज़ार लगते होंगे। साप्ताहिक बाज़ार यानी कि संडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, बुध बाज़ार, वीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, कोई ना कोई बाज़ार लगता होगा। तो आप वहाँ जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके घर के नज़दीक है। आपको वहाँ सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। मॉल में उससे थोड़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं, तो आप उसमें वो मेंशन कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपने चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी मतलब सारी पावर उसके पास आ गई थी, दीवान बन चुकी थी, उनकी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा कर कर, इसका मतलब था कि करों में बढ़ोतरी बढ़ा दी जाए। उसका मेन मकसद था, उसके पास पैसा आना चाहिए, साधन कोई भी हो। उसने टैक्स बढ़ा दिए। किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्ती बेचनी पड़ती थी। कृषि उत्पादन में भारी गिरावट दिखाई देने लगी। यह समय था जब कंपनी ने नए राजस्व वसूल की व्यवस्थाएं लागू की। आइए उन्हें देखते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखने योग्य बात है कि बंगाल में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता मिल गई। इस चीज़ के आने से, यानी कि स्थायी बंदोबस्त के आने से क्या क्या हुआ? राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। अब ये है कि डायरेक्ट कंपनी लगान नहीं वसूलेगी, कंपनी की जगह राजा तालुकदार टैक्स वसूलेंगे और कंपनी के पास जमा कराएंगे अपना हिस्सा रखकर। इससे कर चुकाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त ही क्यों? नियमित रूप से राजस्व मिलता रहे और जमींदार की जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिले, इसलिए ये व्यवस्था चलाई गई। आपके लिए एक सवाल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी को इतना राजस्व क्यों इकट्ठा करना होगा? आप अपने शब्दों में लिखिए और बताइए, कंपनी इतना राजस्व इकट्ठा कर रही है, वो क्यों कर रही है? ताकि जल्दी से जल्दी वो अपने देश इंग्लैंड की ज़रूरतों को पूरा करे। भारत उसका एक औपनिवेशिक शहर था, औपनिवेशिक जगह थी जहाँ से वो पैसा इकट्ठा करती थी, और मूल रूप से जो उसका देश था ब्रिटेन था, वहाँ सारा पैसा भेजती थी। सोहन बंगाल के एक ऐसे गांव में किसान है जो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता है। उसका जमींदार उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था ताकि वह उससे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल सके। जो राजस्व की राशि तय की जाती थी वह बहुत ही ज़्यादा होती थी। यदि कोई जमींदार वह राशि भरने में असमर्थ होता था तो वह अपनी जमींदारी से भी हाथ धो बैठता था, यानी कि उसकी जो ज़मीन थी, जमींदारी, वो भी छीन ली जाती थी अगर कोई लगान नहीं देता था तो टाइम पर। सोहन की खेती करने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसका उस ज़मीन पर अधिकार सुरक्षित भी नहीं था। जमींदार को ज़मीन की
बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे तो बस अपने लिए कमाना था और टैक्स भरने के लिए चुकाना था। विचार करें, कल्पना करें, आप बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत एक किसान हैं। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक डायरी लिखें। आप ये व्यक्त कर सकते हैं। अन्य दो भू राजस्व व्यवस्थाएं। माहलवारी बंदोबस्त। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1822 में होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज द्वारा शुरू की गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मैकेंजी को लगता था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। इस व्यवस्था में पूरे गांव या ग्राम समूह महाल राजस्व अदा करता था। ये एक ऐसी प्रथा थी जो गांव में लागू की गई थी और गांव को ही वहाँ की भाषा में महाल कहा जाता था, तो इसका अर्थ था महालवारी प्रथा। स्थायी बंदोबस्त के विपरीत यहाँ पर राजस्व समय समय पर बदला जाता था। स्थायी बंदोबस्त में तो फिक्स रहता था, लेकिन महालवारी प्रथा में समय समय पर बदला जाता था और स्थायी रूप से तय नहीं किया जाता था, कभी कुछ तो कभी कुछ। राजस्व इकट्ठा करना और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। स्थायी बंदोबस्त में किसका जिम्मा था? जमींदार का, राजा का। किसानों को ज़मीन पर अधिकार भी दे दिया गया था और माहलवारी प्रथा में ये जो जिम्मा था वो था किसान या जो मुखिया है, गांव का मुखिया, उसका। अब बात की जाए रैयतवारी बंदोबस्त की। इस व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने विकसित किया और यह दक्षिण भारत में लागू की गई। ये हम तीसरी व्यवस्था की बात करें। स्थायी बंदोबस्त, माहलवारी और रैयतवारी, ये तीसरी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में किसानों से ही सीधा बंदोबस्त किया जाता था, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। अंग्रेज़ों की सभी नई आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय कृषि आर्थिक व्यवस्था और बिगड़ती रही और किसानों की व्यवस्था और भी बुरी हो गई। गतिविधि देखें। ऐसी कोई एक चीज़ बताइए जो कंपनी कर सकती थी इन सभी आर्थिक कृषि व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। स्थायी बंदोबस्त, माहलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त में क्या क्या वो कर सकती थी, आपने अभी सुना है और अपने उत्तर अपने हिसाब से आप बता सकते हैं। प्रमुख प्रश्न मिलान करना है। रैयतवारी प्रथा में डायरेक्ट किसानों से संपर्क था। स्थायी बंदोबस्त में स्थायी राजस्व था। माहलवारी बंदोबस्त में गांव का मुखिया राजस्व इकट्ठा करता था। माहलवारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार अलग था? अब हम ये जान चुके हैं माहलवारी बंदोबस्त में क्या था कि जो टैक्स था वो फिक्स नहीं था, राजस्व एक जैसा नहीं था, समय समय पर बदलता रहता था। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त में जो टैक्स इकट्ठा करता था वो जमींदार इकट्ठा करता था और माहलवारी बंदोबस्त में जो टैक्स इकट्ठा करता था वो गांव का मुखिया इकट्ठा करता था। तो ये दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे है ग्रामीण क्षेत्र पर प्रशासन चलाना। उपविषय नील विद्रोह। विद्यार्थी समझ पाएंगे और देश के विभिन्न क्षेत्रों में औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव में अंतर बता पाएंगे, जैसे नील विद्रोह। अध्यापक अध्यापिका कक्षा में एक कथन पढ़ते हुए, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर की एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने यह मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्य से बातचीत के दौरान कहा। क्या कहा? भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। एनसीईआरटी में ये शब्द लिखे गए हैं। आस्था। मैम, ये नील क्या होता है? अध्यापिका, नील एक प्रकार का पौधा है जिससे नीला रंग बनाया जाता है। इस रंग से कपड़ों की रंगाई की जाती है। शोभित, मैम हाजी मुल्ला 1860 में नील क्यों नहीं उगाना चाहता था? अध्यापिका ने बताया, शोभित, यह बहुत ही अच्छा सवाल है और हमारी आज की कक्षा का विषय भी है। चलिए मैं आप सबको साल 1860 में लेकर चलती हूँ, जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए कहा, जिसकी वजह से किसानों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या आप सब एक नाटक में भाग लेना चाहेंगे? सभी विद्यार्थी एक साथ बोलते हैं, जी हाँ मैम। तो नाटक शुरू होता है। शोभित, नील की खेती करने वाला किसान है। आस्था, नील बागान मालिक है।
आकाश सूत्रधार है। सबसे पहले सूत्रधार, सूत्रधार का मतलब होता है उसे लय में पिरोने वाला, चीज़ें बताने वाला। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि मौसम के हिसाब से सही फैसले भी पैदा की जा सकती हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने क्या महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल ज़्यादा टैक्स हमें दे सकते हैं बल्कि मौसम के हिसाब से सही फसलें भी पैदा कर सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न भागों में किसानों को दूसरी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया। जैसे बंगाल में पटसन, पटसन क्या होता है बेटा, दालें। असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना। यूरोप में नील की मांग बढ़ने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगी। बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। आइए बंगाल में मोहन के खेत की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हुआ। दृश्य, मोहन शोभित अपना खेत जोत रहा है और तभी वहाँ आस्था, जो कि एक ब्रिटिश नील बगान मालिक है, अपने घोड़े पर सवार हाथ में कोड़ा लिए आती है। ब्रिटिश नील बगान मालिक मोहन से, अरे ओ मोहन, क्या तूने अपने खेत में नील उगाने के लिए अग्रिम राशि ले ली क्या? मोहन, नहीं साहब, मैंने अपने खेत को बहुत ही मेहनत से अपने परिवार के लिए धान उगाने के लिए तैयार किया है। ब्रिटिश बगान मालिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे नील उगाने ही होगा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मोहन, नहीं साहब, मैं अपने छोटे से खेत पर नील नहीं उगा पाऊंगा। ब्रिटिश नील बगान मालिक कहते हैं, मत भूल, तेरे पिता ने मुझसे उधार लिया था, अब तुझे वह उधार चुकाना होगा अपने खेत में नील उगाकर। मोहन, सरकार, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा लेकिन मैं नील नहीं उगा पाऊंगा। मेरे खेत धान उगाने के काबिल नहीं रहेंगे और मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। ब्रिटिश बगान मालिक, मोहन बेवकूफ़ मत बनो, तुम्हें अपने पिता का कर्ज चुकाना ही होगा नील की खेती करके। बस अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम छोड़े नहीं जाओगे। सूत्रधार, ब्रिटिश नील बगान मालिक अपने घोड़े पर सवार होकर मुंह मोड़ के खेत से चला जाता है और मोहन अपने खेत में रोता दिखाई देता है और वह अपने परिवार और पशुओं के साथ गांव छोड़ने का निर्णय ले लेता है। तो देखा आपने कैसे ब्रिटिश बगान मालिकों ने किसानों का शोषण किया था और उनकी ज़िंदगी दुखदाई बना दी थी और उन्होंने लगान के लिए विवश किया था। अगर वह नहीं मानते थे तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था, मारा पीटा जाता था और उनको सही दाम भी नहीं दिए जाते थे। नील की खेती की वजह से हजारों किसान भूखे मर रहे थे। बागान मालिक हमेशा चाहते थे कि किसान खेतों में नील उगाए, ना कि धान, क्योंकि नील का फ़ायदा ब्रिटिशों को हो रहा था और ब्रिटेन में नील की मांग हो रही थी। इसके परिणाम स्वरूप मार्च 1859 को बंगाल के हजारों किसानों ने नील उगाने से मना कर दिया। उन्होंने अपना कर चुकाने से भी मना कर दिया और नील उद्योगों पर आक्रमण किया। बगान मालिकों के खिलाफ नील विद्रोह करने वाले किसानों के साथ स्थानीय जमींदारों ने भी हिस्सा दिया। नाटक समाप्त। विद्यार्थी, अब सूत्रधार के पास आपके लिए क्या कुछ सवाल हैं? इनमें से कौन लगता है कि लालची था? मोहन, किसान, आस्था, ब्रिटिश नील बगान मालिक? तो ये हमें पहले ही पता लगता है कि ब्रिटिश नील बगान मालिक लालची थे। किसान नील क्यों नहीं उगाना चाह रहे थे? उगाने से मना क्यों कर रहे थे? नील उगाने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि नील की खेती एक बार जैसे नील उगा लिया तो उसके बाद वो जो ज़मीन है उसमें कोई और फसल ढंग से नहीं लग पाती, ना उग पाती है, चाहे वो धान हो चाहे कुछ और हो। इसलिए नील नहीं उगाना चाहते थे। लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि ब्रिटेन में इसकी मांग थी। नील विद्रोह में किसने किसको किसानों के साथ दिया? बगान मालिक या जमींदारों ने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नील विद्रोह को नीला विद्रोह भी कहते हैं? नीला विद्रोह इसलिए क्योंकि नील विद्रोह एक नीले रंग का है और नीला विद्रोह इसलिए कह सकते हैं हम क्योंकि सभी इसमें नील से संबंधित किसान शामिल थे जो नील उगाना नहीं चाहते थे। अगर आप 1860 में बंगाल में एक नील की खेती करने वाले किसान होते तो नील विद्रोह में आप कौन सा नारा देते? तो आप वो बता सकते हैं, जैसे कुछ भी आप दे सकते हैं। नील नहीं उगाएंगे, भूखे रह जाएंगे, नील नहीं उगाएंगे,
कुछ और ही है उगाएंगे, या कुछ भी आप नारा दे सकते हैं। नील विद्रोह क्यों हुआ? नील विद्रोह आपको मैंने बताया था, उसका कारण ये था क्योंकि किसान बहुत तंग आ चुका था। किसान नील नहीं उगाना चाहता था क्योंकि उसके बाद वो कुछ और चीज़ उगाने लायक नहीं रहता, ना धान, ना गेहूँ, ना कुछ और। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा पाठ खत्म होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगला पाठ भी आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।